आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोविड काल में जब केसेस कम होना राहत पहुंचा रहा है, तो इस बीच बड़ी खबर ये कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बिहार में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बिहार में कोरोना से 73% मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बिहार में 5,424 की बजाय 9,375 लोगों की मौत हुई और सिर्फ एक दिन में 73% मौत के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है, जो कि चिंता की बात है। एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 बिहार में दर्ज किया गया, जिसके बाद अब मौत का आंकड़ा बिहार में बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की परेशानी भी बढ़ गई है। बिहार सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जब हम देश भर में राहत महसूस कर रहे हैं कोविड केसेस के कम होने पर, मौत का आंकड़ा कम होने पर, इस बीच बिहार से ये डराने वाली और सावधान करने वाली भी खबर है। मौत के आंकड़ों पर बिहार ने देश को चौंका दिया है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 3,951 लोगों ने दम तोड़ दिया। लगातार कोरोना के केसेस भी सामने आ रहे हैं बिहार में। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराई हुई हैं, अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, खबरें आपके सामने पहुंचाई हैं। बारिश का चूंकि अब सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में बारिश के बाद अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा बदहाल भी नजर आएगी, जिस तरीके का अब फिलहाल सिस्टम नजर आ रहा है। ऐसे में एक दिन में 3,951 मौत डराती भी है, चौंकाती भी है, सचेत भी करती है। कोरोनिल क्या वाकई काल है, और क्यों बाबा रामदेव की कोरोनिल किट पर बवाल मचा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। और बड़ी खबर यही कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर फिलहाल नेपाल में रोक लगा दी गई है। नेपाल ने कोरोनिल दवा के वितरण पर रोक लगाई है। पतंजलि ने नेपाल को 1500 कोरोनिल किट भिजवाई थी, जिसमें इन दवा के नेपाल में रजिस्टर्ड होने तक रोक लगा दी गई है। कहा है कि ये दवा अभी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए लोगों को नहीं बांटी जाएगी। इसकी जांच पहले जरूरी है। कोरोनिल की जांच होगी, उसके बाद ही इसे मंजूरी मिल पाएगी। बाबा रामदेव की तरफ से 1500 कोरोनिल किट मुफ्त में भिजवाई गई थी नेपाल, लेकिन नेपाल ने फिलहाल कोरोनिल दवा के वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि जब औपचारिक तौर पर पूछा गया तो इस बात से एतराज, या फिर ये कह सकते हैं कि इस बात पर बयान देने से भी नेपाल ने किनारा कर लिया। इससे पहले भूटान ने कोरोनिल किट पर रोक लगाई थी और अब नेपाल की तरफ से भी ये रोक लगाई गई है। बाबा रामदेव की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई तो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। एलोपैथ पर दिए गए उनके बयान के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना में बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने नया मोर्चा खोला है। साथ ही आईएमए ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली है। दिल्ली, पटना और देश के अनेक हिस्सों में बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीकों से हो रहे हैं। रामदेव के खिलाफ डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता भी हमलावर हैं। और ये पूछा जा रहा है कि बाबा रामदेव जब डॉक्टर्स के खिलाफ ये बड़ी टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं, तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं होती। इस बीच बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। और इसी तरह से प्रदर्शन कहां कहां हो रहा है, आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तस्वीर एक तरफ दिल्ली की है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाबा रामदेव का आईएमए के जरिए विरोध किया गया है। बाबा रामदेव के बयान के बाद चौतरफा पतंजलि को भी घेरा गया, बाबा रामदेव को भी घेरा गया। उनके पिछले कुछ पुराने बयानों को निकालकर भी उन पर सवाल उठाए गए। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोविड काल में जब अपनी जान की फिक्र नहीं की, जब अपनी फैमिली की फिक्र नहीं की, हम 24 घंटे 7 दिन अपनी ड्यूटी पर लगे रहे, तो क्या ऐसे रिवॉर्ड देंगे बाबा रामदेव? क्या इस तरह के उलझुल बयान देंगे डॉक्टर्स के खिलाफ? ये बाबा रामदेव ने सवाल पूछा है। बाबा रामदेव से सवाल आईएमए ने पूछा है। बाबा रामदेव जो दबी जुबान में अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन फिर धड़ल्ले से फिर से सवाल आईएमए पर खड़ा करते हैं, डॉक्टर्स पर खड़ा करते हैं और उल्टा 25 सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। ऐसे में बाबा रामदेव का विरोध प्रदर्शन अब चारों तरफ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बाबा रामदेव के खिलाफ सिर्फ देश नहीं बल्कि जो बाहरी देश हैं, भूटान, नेपाल, यहाँ भी विरोध प्रदर्शन इस तरीके से शुरू हुआ है कि कोरोनिल किट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक।
इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार गांधी जुड़ेंगे, पूर्व उपाध्यक्ष हैं आईएमए ईस्ट दिल्ली से। डॉक्टर विवेक गुप्ता, एचओडी हैं कार्डियोलॉजी अपोलो से। डॉक्टर अभय नारायण तिवारी हैं, सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर नरेश चावला आपसे ही, ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है कि हिंदुस्तान ही नहीं बाहरी देश भी अलग अलग तरीके से ये विरोध ही है जब उनकी दवा पर रोक लग जाए? आपको इसके पीछे वजह क्या समझ आती है? देखिए, इसमें हमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई छोटा देश हो चाहे कोई बड़ा देश हो, हर एक की अपनी एक साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, हर एक की एक अपना मेडिकल एसोसिएशन होती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं आपके चैनल पे, जो बाबा रामदेव है, हमारा तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहने को आज से कुछ साल पहले एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य थे, हम उनको इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हमारे देश से योगा को पूरी दुनिया में मशहूर किया। फिर एक पतंजलि एक कमर्शियल हाउस शुरू किया जो कि किराने के आटे में आइटम्स, नूडल्स और ये सब चीजें वो बेचते थे, जीन्स तक बेचते थे, तब तक भी हमें कोई शिकायत नहीं। आज से चंद महीने पहले उन्होंने एक कोरोनिल नाम की दवा, जबकि हम पूरी दुनिया दिख रही थी कि कोविड-19 ने को हटाया हुआ था, तो इन्होंने एक अपनी कोरोनिल नाम की दवाई बनाई और अपने आप इसको ठीक डिक्लेयर कर दिया गया। तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत बुरी तरह अपोज किया था कि आप इसको ट्रायल्स करवाइएगा, जैसा कि हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में करवाते हैं, जिसमें डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं। लेकिन उन्होंने किसी के परवाह किए बिना सिर्फ 100 मरीजों पे ट्रायल करके उसको डिक्लेयर भी कर दिया। क्योंकि बाबा जी एक पब्लिक फिगर है, हम तो उनको बाबा जी नहीं कहेंगे, लाला कहेंगे या सेठ कहेंगे। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे, एक एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। उन्होंने पतंजलि नाम से हजारों करोड़ रुपए कमाए और प्लस में अब तो इतना नाम है कि एक रुचि सोया है जो कि 35,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी है, उसके मालिक हैं वो। हाँ। तो ये सब तो ठीक था, हमें इससे कोई एतराज नहीं था। आयुर्वेदा को हम हमेशा एक बहुत ही अच्छा अपने देश का इंडिजिनस मेथड वो एक सिस्टम समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम खुद आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स डेली के डाइट में, जैसा कि हल्दी है, सौंफ है, ये जीरा है, हम डेली यूज करते हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं थी। हाँ। इन बाबा की दिक्कत क्या थी, इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले बेतुके तरीके से कहा कि एलोपैथी तो एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। जी आप सोच के देखिए, जो हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, ना केवल हमारे देश में, पूरी दुनिया में, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। तो हमें मतलब कि परेशान करने के लिए ऐसे टाइम पे, जबकि हमारे डॉक्टर्स अपनी जान अप्रिशिएट करने का वक्त था, जब सम्मान देने का वक्त था, जब डॉक्टर्स को भगवान कहने का वक्त था, तब ये सवाल खड़े किए और खुद को सर्वा मान लिया। डॉक्टर कुमार गांधी जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। ये अब हमसे लोग पूछते हैं कि आईएमए के पीछे को पड़ गया। हाँ। हम आईएमए के पीछे नहीं पड़ गया। हाँ। उसके बाद एक बयान के बाद एक जुबान से उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से माफी मांगी, 2 घंटे बाद 25 सवाल पेश कर दिए। हाँ। उसके बाद डॉक्टर ने उनको टर बना दिया। हाँ। उसके बाद उन्होंने टीचर्स के खिलाफ बोल दिया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियर्स के खिलाफ बोल दिया, उसके बाद उन्होंने पायलट्स के खिलाफ बोल दिया। उसके बाद ये कह दिया उनका तो बाप भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मतलब बेतुके बयानों का जो सिलसिला था वो कहीं से कहीं तक रुका नहीं। हाँ, और यही दिक्कत की बात है, यही दिक्कत की बात है। डॉक्टर चावला ठीक है, डॉक्टर कुमार गांधी से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर कुमार गांधी, अब इतना बात यहाँ तक डॉक्टर कुमार गांधी, खुद को सर्वा मान लेना यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ बाबा रामदेव के लिए। डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर कुमार गांधी अभी नहीं है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, खुद को सर्वा मान लेना ये सबसे बड़ी कमी बाबा रामदेव की तरफ से हुई। हाँ, योग की अपनी जगह होती है, आयुर्वेद की अपनी जगह होती है, लेकिन सबको दरकिनार करके खुद को सबसे बेहतर बताना, सबसे अच्छा तरीका बताना, यही तो ड्रॉबैक हुआ, यही तो कमी हो गई सबसे बड़ी, जब अब चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि बाबा रामदेव एक बड़े फिट आदमी है, फिटनेस फ्रीक भी कहूंगा, अच्छा योग गुरु है, योगा अच्छा सिखाते हैं। लेकिन जब उन्होंने पतंजलि इसको लॉन्च किया, वो तो आदमी को रखा, उस बाद उनकी मजबूरी हो गई कि कुछ ना कुछ टैबलेट्स अलग अलग बनानी है। कोरोना काल में उन्होंने भी फायदा उठाया, कोरोनिल नाम की टैबलेट जो कि आप देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ। वो उनका रजिस्टर्ड भी कोरोनिल इज ओनली इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में है। उसको उन्होंने कहा कि हम ये दवा है, दिस इज एंटी कोविड मेडिसिन। एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा गलत तरीके से उन्होंने इसको पेश किया। हाँ। इसी वजह से हमारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया शुरू में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आईएमए के साथ इनका जो किस्सा हुआ, जब इन्होंने कह दिया एलोपैथिक इज फेल्ड,
एलोपैथिक के बिल्कुल बेकार साइंस है, इसको खत्म कर देने चाहिए। हाँ। रेमडेसिविर फेल हो गई, आइवरमेक्टिन फेल हो गई, स्टेरॉइड का ज्यादा यूज हो गया, सारा फेल। हाँ। और जिस तरह से उनको बोलने का तरीका था, दैट वाज वेरी डिमीनिंग टू द एलोपैथिक। एलोपैथिक इटसेल्फ वाज एलोपैथिक डॉक्टर, इसी का मैंने इसका विरोध किया। वो कुछ बड़ बोले तो नहीं है। देखिए, कई बार मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है और कई बार लोग अपनी सुर्खियों बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह करते हैं। तो ये रामदेव जी की थोड़ी सी गलती रही मेरे ख्याल से। अगर वो ज्यादा मॉडेस्ट होते, ज्यादा डाउन टू अर्थ होते, ज्यादा खिलाफ लोगों के ना बोलते, तो शायद इस तरह की उनको ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, आप टीवी, इतना बड़ा टीवी चैनल है आपका, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनके ऊपर, तो एक तरह से उनकी जीत हो गई इसमें। तो हमको लगता है कि हम लोग ने जिस हिसाब से TV9 पे मैंने बोला और टीवी चैनल पे बोला, इस हिसाब से उनका तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि वी आर ऑल डिस्कसिंग। उनको देखिए, पब्लिसिटी कैसे भी हो, चाहे गलत तरीके से हो, चाहे निगेटिव हो, आदमी सुर्खियों में रहे, वही उनकी खुशी रहती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि यूजफुल है। मैं आयुर्वेदा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, आयुर्वेदा एक अच्छी साइंस है। मैंने आपको ये भी बताया, कोरोनिल जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का सेवन है। आपको पहले भी चैनल बता चुका हूँ, अश्वगंधा एक बहुत ही प्रूवन इम्यूनिटी बूस्टर है। और मैं इसलिए बड़ा फख्र करता हूँ कि हमारे फादर डॉक्टर मदन लाल गुप्ता ने 1986 में इसका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पहली बार किसी ने साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव किया था कि एंटी कैंसर भी है और इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि जर्नल में छपा हुआ है। उनका नाम गुप्ता एटाल करके अभी भी बताया जाता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं, कोरोनर इज ए गुड मेडिसिन विच इज एक्चुअली ओनली इम्यूनिटी बूस्टर। अब कुछ लोग इम्यूनिटी की वजह से बच जाते हैं। 100 में से 90 कोविड-19 पेशेंट भी अच्छी इम्यूनिटी होती है तो पेशेंट बच जाता है, लेकिन उसको कहना ये एंटी कोविड मेडिसिन है, लेकिन मिसगाइड किया गया, लेकिन वहां भी मिसगाइड किया गया। जी, डॉक्टर अभय नारायण तिवारी, सेक्रेटरी हैं आरोग्य भारती से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरव मित्तल जो कि आयुर्वेदिक महागुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण तिवारी जी, अगर डॉक्टर्स पर लूट का इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर तो 10 रुपए की दवा 100 रुपए में बेचते हैं, एलोपैथी तो ऐसे नुकसानदायक होती है। बाबा रामदेव ने कौन सा बड़ा काम किया? जब कोरोना पीक पर था, लोगों की जान जा रही थी, कोरोनिल किट लाए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, उन्होंने कह दिया कोरोना की दवा बना दी मैंने, तो वो भी बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अप्रूवल के। ये लूट नहीं है क्या? नमस्कार, मैं आप सभी को पहले नमस्कार करता हूं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूर्व के जितने भी वक्ता हैं सभी ने आयुर्वेद को सकारा है, और ये एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए। जहां तक स्वामी रामदेव जी का सवाल है, पिछले पूर्व में भी मैंने कहा था कि भावावेश में उन्होंने ये बात कह दी थी, उसके लिए वो क्षमा भी मांग चुके हैं और अपना खेद भी व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि अब इसको अनावश्यक रूप से इस बात को बढ़ाने से, मान लीजिए हर 15 दिन 20 दिन बाद कोई IMA की शाखा अगर उस पर केस दर्ज कराती है, तो ये अनावश्यक इस बात को बढ़ाने का होगा। किसी भी चिकित्सक का सम्मान प्रत्येक भारतवासी को करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक किसी भी विधा का हो, वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार से जी जान से वो कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो। आप किसी को कम करके नहीं देख सकते। लेकिन ये कैसा सॉरी हुआ जिसमें सॉरी बोलते हैं, फिर सवाल उठाते हैं, फिर उल्टा 25 सवाल पूछ लेते हैं। और गौरव मित्तल जी, आयुर्वेद की अपनी जगह है, योग की अपनी जगह है, और ये दोनों ही चीजें फायदेमंद होती हैं, लेकिन हर केस में नहीं, ये भी स्वीकारना होगा। और अब क्यों लौट के बुद्धू घर को आए हो रहे हैं बाबा रामदेव? कह रहे हैं कि मैं कोरोना की वैक्सीन भी लगवाऊंगा, एलोपैथ की अपनी जगह है, सर्जरी में, इमरजेंसी में एलोपैथ से मरीज ठीक होते हैं। अब क्यों ये बयान पलट रहे हैं? गौरव मित्तल जी, हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, अभी तक नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो इसमें मेरा मानना है कि शुरू में बाबा रामदेव ने जो एक दो चीजें कही कि डॉक्टर या फिर जो इसको स्टूपिड टाइम्स कहा एलोपैथी को, आज की डेट में थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट किया, बट उसके बाद उन्होंने उसके लिए सॉरी बोल दिया। ये स्टेटमेंट था, गलत था। बट अगर हम एक चीज देखें, आयुर्वेद, जब हमारी एलोपैथी जो साइंस है वो 70-80 साल पुरानी है, पर जब ये साइंस नहीं थी, लाइफ उससे पहले भी थी, लाइफ स्पैन उससे पहले बहुत भी ज्यादा था। उस समय भी शल्य चिकित्सा होती थी, लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती थी। हो सकता है हम आज उनको नया मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार नया नाम दे दें, बट वो समस्या पहले भी होती होगी और शल्य चिकित्सा पहले भी होती होगी। ओवर द टाइम जो ड्रग माफिया, जिनको को ड्रग माफिया, जो बाहर की कंपनीज है जिन्होंने पेटेंट लिए, जिनका पर्पस था कि पेटेंट पे यदि $1 बिलियन खर्च किया है तो 20 साल के पेटेंट की वैल्यू के टाइम से उसमें कम से कम भी $100 बिलियन का मुनाफा कमाया जाए। उसके चक्कर में
IMA एक बॉडी है जिसका काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। ICMR एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि जो वर्ल्ड वाइड WHO मेडिसिन है उनसे जो अप्रूवल्स है वर्ल्ड वाइड उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेक किया जाए और डॉक्टर जो IMA बॉडी है उनके डॉक्टर के माध्यम से उन मेडिसिन को हॉस्पिटल के थ्रू प्रेस्क्राइब किया जाए पर्टिकुलर बीमारी में। अब बाबा रामदेव ने थोड़ा सा डेफिनेटली यहाँ पे बोलना ज्यादा था उनका, जब आप टीवी पे ज्यादा आते हैं, प्रेजेंस ज्यादा होती है, आप एक बड़ा बिजनेस चलता है। और गौरव जी सिर्फ यही नहीं, ये तो लंबा सिलसिला चलता आ रहा है ना, बड़बोलेपन का, खुद को सर्वे सर्वा मान लेना। जब एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद को गलत नहीं कहते तो वो कैसे कह सकते हैं? उनका पर्पज जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका पर्पज मानवता की सेवा ही था, पर कई बार कुछ चीजें ज्यादा बोलने में निकल जाती हैं मुंह से जो शायद सर इतने बच्चे तो है नहीं, सर इतने बच्चे और इतने इमेच्योर तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाव यहाँ पे किसी का बुरा नहीं है, ना डॉक्टर का ना ये। फिर तो पतंजलि का सामान लेने वाले जो लोग हैं और जब कई प्रोडक्ट सैंपल में फेल हो गए फिर तो वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि बाबा रामदेव ने ये क्या कर दिया, हम तो ओरिजिनल सामान समझकर खरीद रहे थे लेकिन इनमें तो इतनी मिलावट है, ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ऐसे हानिकारक है। तो इस केस में मैं एक चीज और भी बोलूंगा, कुछ चीजें हिडन ट्रायल पे भी होती हैं, हर चीज देव बनते परफेक्शन पे नहीं। आज की डेट में भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, लेकिन उसमें केवल 3% बजट एलोकेशन है, बाकी सारा बजट जो है सब कुछ मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी की साइड पे। हमारे पास कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे इक्विपमेंट नहीं है। बाबा रामदेव ने डेफिनेटली ये जो दवाई निकाली इम्यूनिटी बूस्टर की तरह लाइसेंस मिला था, जिनको उन्होंने थोड़ा सा मतलब बड़बोलेपन में उसको कोरोना की दवाई बता दिया। थोड़ा सा नहीं सर, बहुत ज्यादा बड़बोलापन था वो। देश नहीं दुनिया में भी कोरोना की अभी तक दवा नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने दावा कर दिया कि मैंने तो दवा बना ली। ये दावा उनका गलत था, लेकिन इस बीमारी का एक इलाज सबसे पहले यही था कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो सर्वाइव करेगा। आप देखिए हर एक किसी को जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। आज अगर किसी ने जरूरी नहीं है इंजेक्शन या फिर आपकी वैक्सीन लगवाई भी है तो वो सेफ है, बट ओनली थिंग जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको भी इम्पैक्ट कोरोना का अगर हुआ भी तो माइल्ड से होकर निकल जाएगा, मॉडरेट या फिर सीवियर की कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी का सवाल है, जो प्रोडक्ट हमारे यूज किए गए हैं इनका हमारे पुराने शास्त्रों में वर्णन है, हमारे चरक संहिता से लेकर सभी चीजों में वर्णन है। और यदि हम रेगुलर बेसिस पे इवन मेरे एलोपैथी डॉक्टर साहब भी इस चीज को नेगेट नहीं करेंगे कि चाहे हम आज की डेट में जिंक की टैबलेट दें या फिर हम बाकी विटामिन सी की टैबलेट दें, यही चीज यदि हम नेचुरल इंग्रीडियंट जो हमारे आंवला है, गिलोय है या फिर अश्वगंधा है, और अश्वगंधा स्पेसिफिकली जैसे बी सेल के अंदर जो मेमोरी सेल है, टी सेल है, यदि आज हम कहते हैं कि आप जब ये लगवाते हैं वैक्सीन लगवाते हैं तो इसका इम्पैक्ट 6 महीने से 8 महीने 9 महीने, पर यदि आप इसके बारे में अश्वगंधा के बारे में देखें तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी है कि यदि आपकी जो टी सेल है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनने का जो प्रोसेस है उसका रिकॉल का प्रोसेस वहां तक चला जाता है। तो यदि आज हम 6 महीने के बाद यदि हम रेगुलरली अश्वगंधा को या फिर टू दैट मैटर मैं कोरोना का प्रचार गौरव मित्तल जी आपकी बात ठीक है। आपने कहा ये जो देसी चीजें होती हैं, आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, ये बड़ा फायदा करती हैं और लंबे वक्त तक करती हैं। आप वैक्सीन से तुलना करें अश्वगंधा की तो आपकी जानकारी मैं ताजा कर दूं आपकी जानकारी। बाबा रामदेव कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे कल, कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर चुके हैं। अगेन मेरा कंपैरिजन कोरोना की वैक्सीन से इस चीजों का नहीं है, एट ऑल नहीं है। कोरोना की वैक्सीन का पर्पज एक डिफरेंट है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का। उसके बाद यदि हम अश्वगंधा या फिर इस तरीके की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सो कॉल्ड जड़ी बूटियां हैं, यदि हम उनको रेगुलरली लेते हैं तो जो हमारा जो रिटेंशन पीरियड है एंटीबॉडीज का वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आते हैं, यदि मॉर्निंग में डेली योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन तो सालों से योगा कर रहे हैं ना बाबा रामदेव तो सालों से योगा कर रहे हैं, सालों से आयुर्वेदिक चीजें खुद भी खा रहे हैं, पतंजलि के लोगों को भी खिला रहे हैं, देश के लोगों को भी खिला रहे हैं। अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, फिर भी बाबा रामदेव ठीक है। मैंने भी बहुत से लोग हैं सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो अभी तक ठीक है, ईश्वर करे आगे भी ठीक रहे। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला, बाबा रामदेव कहते हैं योगा से मैं फिट हूं, बायोलॉजिकल तो अगर देखा जाए तो मैं 25 साल का हूं और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, लेकिन फिर भी बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और ये मान रहे हैं कि सर्जरी में, इमरजेंसी केसेस में बहुत मायने रखता है एलोपैथ। देखिए, मैं दोनों आयुर्वेदाचार्यों का नमन करता हूं, लेकिन जहां तक बात है बाबा जो है बाबा रामदेव या सेठ रामदेव जो एक 8वीं क्लास पास हैं, जो कि एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं, उन्होंने बाद में कुछ योगा सीखा होगा तो योगा की उनकी हमने कभी निरादर नहीं किया है। लेकिन मेरी अपने आयुर्वेदाचार्यों से ये गुजारिश है, आप बाबा रामदेव को अपना
फ्लैगशिप कंपनी या पतंजलि को अपनी फ्लैगशिप कंपनी या बाबा रामदेव को अपना ब्लू आइड बॉय मत बनाइएगा। आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आपकी अपनी संस्थाएं हैं, आप सब BMS। हम आपको कम समझना तो बहुत दूर की बात, हम आपको MBBS MD से ज्यादा समझते हैं, जहां तक तो बात ठीक है। बट यू हैव नो रीजन टू जस्टिफाई बाबाज एक्शंस। बाबा ने पतंजलि ग्रुप बनाया है, उसका 98% सेल्स किराने के ऐप में बेचने से आता है, उसकी आड़ में वो आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं। ये दवाइयां मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को नहीं बनाती, आपका आयुर्वेद के लोगों को नहीं बनाते। आपने सिर्फ इस IM पे अटैक नहीं किया, कोई एक पद्धति पे अटैक किया है, उसकी एक्शंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इन माय ओपिनियन यू शुड डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम हिज एक्शंस। तो हम तो कह रहे हैं हमारे लिए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उतना ही अच्छा है जितना कि एक MBBS या मॉडर्न मेडिकल स्कूल का बराबर है। बट यू कांट जस्टिफाई एक्शंस। वो जो आदमी जिसको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें कोरोना मार्टायर कहा है, उनको पूछने वाले बाबा होते कौन है? उनको 25 सवाल पूछने वाले होते क्या हैं? ना वो MBBS हैं, ना वो BMS हैं। ही हैज नो लोकस स्टैंडाई टू आस्क एनीवन एनी क्वेश्चंस। वो एक पब्लिक फिगर हैं, अपनी एक पब्लिक इमेज का, अपनी फॉलोइंग को गलत मिसगाइड करके कि कहने का क्या मतलब है कि मैं वैक्सीन नहीं लगा रहा हूं। क्या देश के दूसरे लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे कि परसों उन्होंने अपने संदेश में बोला था श्री मोदी जी, हमारे PM मोदी ने, कि जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं वो इस टाइम पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, इस टाइम देश में इस टाइम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इस टाइम शायद ये लगने वाला है कि जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी कर रहे हैं उन पे एक नया कानून शायद लगने वाला है जिस तहत वैक्सीन को मस्ट बनाया जाएगा। उस टाइम बाबा रामदेव ये बातें फैला के कि मैं वैक्सीन नहीं लगा रहा, डोंट यू थिंक ही इज डोइंग डैमेज? डॉक्टर नरेश, अब तो कह दिया बाबा रामदेव ने कि वैक्सीन लगवाऊंगा मैं बहुत जल्द। तो लगाएंगे, अच्छी बात है। कहने का मतलब पहले कैसे कह दिया कि जिन 1000 लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई थी वो मर गए। कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो आदमी भी पब्लिक फिगर होता है, जिसकी एक फॉलोइंग होती है, उसको अपनी जुबान को जरा कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी बात का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, प्रभाव बहुत नेगेटिव पड़ता है। आप ये नहीं समझते अगर मैं ऐसा कह देता हूँ, मेरे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो गलत बात फॉलो करेंगे। ये देश एक बहुत ही सभ्य समाज है। आप सोच रहिए छोटे छोटे देश भूटान ने और नेपाल ने बैन कर दिया, इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी और मेडिकल कम्युनिटी क्यों IMA क्यों लड़ रहा है? IMA कह रहा है भैया हम सब एक समाज से बंधे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं, हमें उन तक सीमित रहना चाहिए। मैं कहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से निर्देश निकलना चाहिए। बाबा हैज नो लोकल स्टैंडाई, ही इज ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यू शुड गिव इट टू दैट। अगर वो अब जिस टाइम मैं कहता हूँ जिस टाइम इन्होंने कोरोनिल लगाई थी उस टाइम कार्य से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी उसने अपोज किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उन्हें कहा था उसको पहले ट्रायल देंगे बाद में करेंगे। बाबा ने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन बाबा बहुत जल्दी में थे। बाबा रामदेव बड़ी जल्दी में थे और ऐलान कर दिया कि मैंने कोरोना की दवा बना दी। डॉक्टर विवेक गुप्ता, बाबा रामदेव के अलग अलग वक्त पर दिए गए बयान, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले, खुद के प्रोडक्ट्स में जो सैंपल्स में गड़बड़ी पाई गई, ये सब वजह है क्या कि हिंदुस्तान में तो विश्वास डगमगाया ही है लोगों का? जो कॉन्टिन्यूअसली पतंजलि के प्रोडक्ट लेते थे वो अब कतरा रहे हैं कि नहीं शायद कुछ हमारा विश्वास डगमगाया है, शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसी का नतीजा है क्या? भोपाल और नेपाल में अभी फिलहाल रोक लगा दी है कोरोना किट पर। देखिए ऐसा है कि जैसा कि नेपाल ने और इसके पहले भूटान ने रोक लगाई है, उसका कारण यही रहा है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। जब आदमी बहुत ज्यादा बोल देते हैं तो उसके बाद जब उसका रिपरकशन होता है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि IMA इतना रिपरकशन करेगा, तो बाहर सारी आवाज बाहर तो जा रही गूंज रही है। मैं एक बात बताना चाह रहा था, रामदेव जी पर्सनली मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार उनके जबान पे काबू नहीं रहता। वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो कि हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे वो योगा के बारे में हो, चाहे किसी बीमारी के बारे में हो। वो मेरे ख्याल से ही इज ए वेरी बिग अपॉर्चुनिस्ट। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या तो उनकी कमी है कुछ उसमें। देखिए पर्सनली अच्छे व्यक्ति, अच्छे योगा टीचर हैं। अब क्या आपने कहा पतंजलि के बारे में, पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी होगी, मैं तो बालकृष्ण जी से मुलाकात है मेरी अच्छी, जिस हिसाब से इन्होंने राइज किया है तो एक्सपोनेंशियली राइज किया, ऐसी कंपनी ने कम ही किया होगा। अब उनके बिजनेस पे कितना इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इसमें कुछ जो देखने की बात है। मेरे ख्याल से उनके कई प्रोडक्ट हैं जो कि रिलेटेड टू दवाइयां नहीं है, कई इस तरह के प्रोडक्ट है, अब शैम्पू है, ये है, पाउडर है, नहाने का सामान है, वो सब तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन टूथपेस्ट है, साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या कोरोनिल भारत से भी जाएगी बाहर की नहीं जाएगी? अगर नेपाल ने किया है, भूटान ने किया है, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज। अगर मैं कहूँ कि मैं विवेक गुप्ता नहीं हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, यानी कि अगर मैं कहूँ कि
ये एंटी कोविड मेडिसिन इज ए वेरी वेरी बिग चैलेंज, इट्स ए वेरी बैड थिंग। इस तरह को प्रोडक्ट को अपने को मार्केट करना तो बहुत बड़ा गलत है। इसमें तो भारत सरकार या आयुष मंत्रालय को सोचना पड़ेगा। वैसे तो सामने जो अपने श्रीपद नायक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिनिस्टर आयुष के, लेकिन मैंने कही मतलब नहीं है, कहने का मतलब है देयर हैज टू बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट so that such utterance should not happen again and it should not be misleading to the general public। हमारी पब्लिक तो बहुत भोली है, भारत की जनता इतनी भोली है कि टेलीविजन के माध्यम से जो कोई बोलता है, एक पब्लिक फिगर है, हर जगह टेलीविजन पे इनवाइट किए जाते हैं, योगा के अच्छे टीचर हैं, पेट अंदर फुला लेते हैं, प्राणायाम की अच्छी सलाह देते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन पब्लिक को भ्रमित करना इज इटसेल्फ अ क्राइम which should not happen। उन्होंने शायद गलती मानी है, उन्होंने कहा है कि माफी भी मांगी है, तो आईएमए का एक स्टेप अच्छा स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो मैं रामदेव जी से बात भी करूंगा, इस तरह की चीजों से अवॉइड करें। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप सलाह दिया कीजिए कि योग अच्छा करते हैं, कई प्रोडक्ट भी अच्छे बनाए हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है, तो अपने बड़बोलेपन में अपनी जुबान से अपना ही नुकसान ना करें और लोगों के विश्वास को डगमगाने का काम ना करें। लोग बड़ा विश्वास करते हैं। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। गौरव जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मानते हैं, और बड़बोलेपन में कई बार अपना नुकसान बाबा रामदेव कर लेते हैं। लेकिन बाबा रामदेव के दावों की एक और पोल खोलती सच्चाई भी सामने आई है, जहां एक महिला मरीज बाबा रामदेव के वादों पर भरोसा करते हुए इनकी दवाओं से ही अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन इसके चलते उसकी हालत नाजुक हो गई। बाद में दिल्ली के डॉक्टर्स ने किसी तरह से बमुश्किल उसकी जान बचाई। डॉक्टर्स के मुताबिक जो दवा महिला ले रही थी उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिससे हेपेटाइटिस हुआ और उसकी वजह से महिला का लीवर डैमेज हो गया। बाबा रामदेव की दवाइयों पर तमाम सवाल उठते रहे हैं। अब एक ताज़ा मामला सामने आया है नोएडा से, जहां पर बाबा की दवाइयों को लेने के बाद एक महिला के जो लंग्स हैं और जो लिवर है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत, जो कि एक सीनियर डॉक्टर हैं सदर्न हॉस्पिटल के अंदर, जिन्होंने उनको ट्रीट किया था। डॉक्टर साहब, ये मामला आपके पास कब आया था और इनको शुरू में कि क्या आपने डिटेक्ट किया था? देखिए, ये जो मामला मेरे पास आया था, आज के 2 महीने पहले मामला मेरे पास आया था, और इसमें क्या था कि जो फीमेल हैं, वो फीमेल पेशेंट की कंप्लेंट थी कि उनको ना पीलिया हो गया था, उनका लीवर सीवियरली डैमेज हो गया। जब उनके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, एलएफटी और वो करवाया गया, तो उसमें उनका जो बिलिरुबिन है वो 7 था, और जो लीवर के बाकी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे डिरेंज थे। और तो मुझे उस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका टिपिकल पिक्चर लग रहा था कि जैसे उनको हेपेटाइटिस हो रखा है। बट बाद में जब उनके इन्वेस्टिगेशंस किए गए तो हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट थे वो नेगेटिव थे। फिर उनका हमने सोचा कि भाई इनको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है, तो फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग हमने कुछ टेस्ट और भी कराए। उनके लीवर का फाइब्रोस्कैन कराया गया, और फाइब्रोस्कैन में जो रिपोर्ट आई उसमें भी लग रहा था कि जैसे हेपेटाइटिस वाला पिक्चर है। लीवर में काफ़ी चेंजेस थे, और एल्कोहल की कोई हिस्ट्री थी नहीं, और ना ही कोई पेशेंट की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स के। तो फिर और थोड़ा सा उसको डीपली जा करके हमने सोचा कि इनकी लीवर की बायोप्सी करा के देखते हैं। तो लीवर की जब बायोप्सी हुई तो बायोप्सी में पता लगा कि नॉर्मल बायोप्सी आ रही है। तब और ज़्यादा डाउट हो गया कि अभी एक्चुअली क्या कि कोविड बीच में आ गया था, तो कोविड के आने की वजह से उनके जो फर्स्ट जब पेशेंट अटेंड हुआ था मेरे पास में, और जो हमने लीवर की जाँच कराई थी, फाइब्रोस्कैन कराया था, और जो बाकी टेस्ट करवाए थे, उनके बीच में और बायोप्सी के बीच में 15 डेज़ का गैप हो गया था ड्यू टू कोविड। तो 15 से 20 डेज बाद देख रहे हैं कि लीवर नॉर्मल हो रहा है, लीवर ठीक हो रहा है। तो हमें डाउट होने लगा कि कुछ रीज़न है। तो जब जोड़ दे कि उनसे फिर से दोबारा पूछा गया, तो फिर बाद में एक चीज़ निकल के सामने आई कि जो बाबा रामदेव की दिव्य कायाकल्प के नाम से एक उनकी मार्केट में चल रही है। तो उन्होंने जब मैंने उनसे जोड़ दे के उन्होंने बताया कि भाई ये दवाई खा रही हैं वो। अब जब मैंने उसके कंटेंट्स बैक में जाके खोल के देखा तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था नीला थोता। नीला थोता का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। तो उसकी अमाउंट की वजह से उनको हेपेटाइटिस डेवलप हुआ था। और ये बात एक जायज़ बात है कि अगर आपकी दवाई का साइड इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है तो आपको पेशेंट को समझा के भेजना चाहिए कि भाई इस दवाई को ज़्यादा लेने पे ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये दिक्कत होती है तो आपको आके डॉक्टर को बताना है या दवाई को रोकना है। तो उसे ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं बताया गया था पेशेंट को, और पेशेंट ने कंटिन्यूस उसको इस्तेमाल किया। और बाद में जब उनसे जोड़ दे के पूछा गया तो उन्होंने बाद में बताया कि इससे पहले भी उन्होंने ये दवाई खाई थी और तब भी इनको सेम कंप्लेंट हुई थी, उनको पीलिया वगैरह सब कुछ हो गया था। इन्होंने उस महिला पेशेंट को ठीक किया है जिनकी जो लिवर है वो बताया जा रहा था 70 to 80% डैमेज हो गया था, क्योंकि वो दवाइयाँ कंज्यूम कर रही थी बाबा रामदेव की बनाई हुई। मैं राहुल गौतम, नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए।
अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से बहुत से लोगों को फायदा हुआ तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पर नुकसान हो गया और नौबत ये आ गई कि जान बचानी मुश्किल हो गई, लेकिन एलोपैथ के सहारे महिला की जान बचा दी गई। इस पर आगे हम बात करेंगे। पहले हेडलाइंस। कोरोनिल को लेकर सवाल है और भूटान के बाद अब नेपाल में भी उस पर रोक लग गई है, लेकिन बात हिंदुस्तान की भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई लोगों का विश्वास डगमगाया। आपने देखा भी नोएडा की एक महिला जो कि लगातार पतंजलि के प्रोडक्ट का सेवन कर रही थी, कैसे उसकी नौबत जान गंवाने की आ गई, लेकिन एलोपैथ के सहारे बचा लिया गया। और डॉक्टर अभय नारायण तिवारी, जिस तरह डॉक्टर्स को लेकर सवाल उठाया था ना बाबा रामदेव ने कि 10 रुपए की दवा 100 रुपए की मिलती है, डॉक्टर्स तो लूट मचा देते हैं, डॉक्टर्स तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसी तरह आयुर्वेद में भी इक्का दुक्का लोग तो होते होंगे और ये बाबा रामदेव की कई चीजों में नजर भी आता है। तो आपको लगता नहीं आप लोगों को कम से कम स्टैंड लेते हुए किनारा करना चाहिए उनके इस तरह के बयानों के बाद? अच्छा सवाल किया है आपने, मैं इस पे थोड़ा सा जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे कि आदरणीय डॉक्टर चावला साहब कह रहे थे कि आयुर्वेद के डॉक्टर अपने आप को डिसएसोसिएट क्यों नहीं करते हैं रामदेव। देखिए, आयुर्वेद का कोई भी चिकित्सक जो किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किया है वो अपने आप में सक्षम है आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए। वो बाबा रामदेव को फॉलो करता है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। अब मुझे जहां तक लगता है कि अब आईएमए इस बात को बार बार तूल दे रहा, अब ये विचारधारा की लड़ाई हो गई। आयुर्वेद का चिकित्सक रामदेव से इसलिए अपने आप को जोड़ता है कि वो आयुर्वेद के समर्थक है और आयुर्वेद की बातों को पूरे विश्व में एक जनता तक, जनमानस तक पहुंचाते हैं, जो हमारी बातों को पहले कोई पहुंचाता नहीं था। आज आईएमए देखिए विरोध कर रहा है। पहले डॉक्टर तिवारी सिर्फ डॉक्टर्स ही विरोध नहीं कर रहे, आम लोग भी, उनकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। वो ये देखते हुए कि यही तो डॉक्टर्स रहे ना जो पूरे कोविड काल में पेशेंट्स का इलाज करते रहे, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहे, और अगर बाबा रामदेव सामने आके इस तरह उलझुल बयान देंगे तो आम लोगों की फीलिंग्स भी हर्ट होंगी, सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं। मैडम देखिए, हमने पूर्व में भी कहा है कि बाबा जी का ये जो बयान है ये बहुत ही खेदजनक है और कहीं से भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। हाँ। ये हम हर व्यक्ति कह रहे हैं। उसकी उन्होंने माफी भी मांग ली। मैं जैसा पहले भी आपसे कहा था कि लोग बार बार आईएमए इस बात को उठा रहा है। अभी आपने एक स्लाइड दिखाया, उन्होंने बोला कि नीला थोथिया खाने से, नीला थोथा कॉपर सल्फेट खाने से महिला की गुर्दा लीवर खराब हो गया। हाँ। अब मैं एक आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, मैं गंभीरता से कर रहा हूँ। एसजीपीजीआई से तमाम बिलेरिया ट्रीजिया के पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं, इनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद का एक केस लेकर के आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीज चैनल पे भी न दिखाइए। एक व्यक्ति का केवल केस आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एलोपैथी के भी तमाम साइड इफेक्ट होते हैं जिससे मरीज मरने को आ जाता है। तो ये तो मॉडर्न साइंस के जो आदरणीय अच्छा, अगर रियल का कोई केस हम दिखाएं तो उस पर आपको खेद है? बाबा रामदेव पूरे डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर्स पर सवाल उठाएं, उस पर खेद कीजिए ना सर। मैं कर रहा हूँ, मैं खेद व्यक्त कर चुका हूँ, लेकिन जैसे आपने एक नीला थोथा कॉपर सर सच में हुआ उस महिला के साथ ऐसा, तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे? आधी हजारों मरीज मैम, ऐसे हजारों मरीज भी हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन खा के वो भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं। कोविड काल में वैक्सीन के नाम पर लूट हमने दिखाई, कोविड काल में लाखों का बिल जब लोगों को थमा दिया गया वो भी हमने दिखाया सर, निष्पक्ष तरीके से। देखिए, निष्पक्ष तरीके से मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात को थोड़ी प्रभावशाली तरीके से रखूं। जैसे देखिए, अभी इसी बात को लेकर के आमिर खान ने अपने शो में बहुत सारी बातें बोली, तब तो आईएमए उनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ, उनके खिलाफ तो केस नहीं दर्ज कराया। यही हम लोग को लगता है कि अब ये विचारधारा की लड़ाई हो गई, क्योंकि आयुर्वेद आगे आ रहा है, विश्व पटल में आयुर्वेद की स्वीकारता बढ़ रही है, इसलिए विचारधाराओं की लड़ाई हो गई। इसलिए आयुर्वेद के चिकित्सक रामदेव के साथ है, न कि रामदेव जी के पतंजलि को सपोर्ट। अच्छा, आप कहते हैं कि इनसिक्योरिटी में ऐसा हो रहा है कि आईएमए की तरफ से सवाल उठा गया, लेकिन आपको याद करना होगा एलोपैथी डॉक्टर ने आयुर्वेद पर सवाल नहीं उठाए थे, पहले बाबा रामदेव ने ऐसा किया था। और अगर इनसिक्योरिटी है तो ये इनसिक्योरिटी बाबा रामदेव को क्यों नहीं हो सकती? गौरव जी, यही इनसिक्योरिटी बाबा रामदेव में हुई होगी कि एलोपैथ आगे बढ़ रहा है, आयुर्वेद को कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट पहले मैं वो जो नोएडा वाला केस आपने दिखाया उस पे एक लाइन बोलना चाहूंगा। जो प्रोडक्ट आपने दिखाया वो एक ओटीसी प्रोडक्ट है। हाँ। उस पे एक टर्म्स लिखी होती है कि एज पर रिक्वायर्ड नीड और एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रैक्टिशनर। यदि कोई बंदा किसी भी चीज की अति बुरी है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, या किसी भी कोई भी एक्सवाइजी कोई भी चीज हो, अब उस महिला ने किसी आयुर्वेदाचार्य से
कंसल्ट करके वो मेडिसिन ली या नहीं ली, या अपनी मर्जी से ओटीसी प्रोडक्ट उठाया और लेना शुरू कर दिया। उसको बाकी क्या कोमॉर्बिडिटीज थी, क्या अदर कॉम्प्लिकेशन थे, इसकी जानकारी उसको थी या नहीं थी, इस मामले में ये मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट इसके बेस पे हम ये चीज नहीं ठहरा सकते कि ये मेडिसिन या ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है ये सुटेबल नहीं है। अब इस केस में अब ऐसा कहा जाए तो मैं एलोपैथी पे बात नहीं कर रहा, आइवरमेक्टिन को लेकर, रेमडेसिविर, इस तरीके की मेडिसिन पे धीरे धीरे रिसर्च होती गई, कुछ चीजें इन हुई, कुछ चीजें आउट हुई। अब वो ओवर द टाइम हमें पता चला कि क्या बेनिफिशियल होगा नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो अभी बाबा रामदेव ने किया है, शायद उनका एक इसके पीछे एक अच्छा विचार ये रहा होगा कि जो आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पद्धति थी, क्या हम उसको वापस से उठाया जाए, क्या हम उसको, ही इज नेवर सेइंग कि अगर आप कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो एलोपैथी है आज की डेट में सुप्रीम है। लेकिन ये भी मानिए सर गौरव जी, लेकिन ये भी बात मानिए कि कोरोना को लेकर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। कोरोना को तो अभी ठीक तरीके से डॉक्टर्स ना वैज्ञानिक कोई जान ही नहीं पाए। वो कोरोना जो वक्त के साथ साथ रूप बदल रहा है, वो कोरोना जो वक्त के साथ साथ और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। डॉक्टर्स ने जी जान लगाया, रिसर्च की, उसके बाद रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, दवा, इंजेक्शन, वो तमाम इंतजाम किए गए कि मरीज को बचाया जा सके। लेकिन ये अभी भी स्टडी में है, इसीलिए हम इन चीजों को लेकर सवाल नहीं उठा सकते कि पहले डॉक्टर्स ऐसे इलाज कर रहे थे, अब ये इलाज का तरीका बदल दिया। इससे विश्वास डगमगाता नहीं है, इससे कोशिशें नजर आती हैं। और कोरोना से आप पिछली किसी बीमारी को कंपेयर नहीं कर सकते सर। मुझे जहां तक लगता है रामदेव जी ने जब ये सारे काफी सारे एक्सपेरिमेंट एलोपैथी में चल रहे थे तो उनका भी एक ये पर्पस रहा होगा, जो उनके पास प्रोसेस रहा होगा। पर्पस अच्छा रहना चाहिए, मानती हूँ, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा होगा भी, क्या हम आयुर्वेद मानती से हूँ, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं? मैं मानती हूँ अच्छा रहा होगा। इंटेंशन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा जुबान पर भी लगाम लगानी चाहिए और बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जी, IMA को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो इस बीच खबर है सर, खबर है कि 18 जून को बाबा रामदेव के खिलाफ IMA का बड़ा प्रदर्शन है। इसके लिए फेमा ने एक अहम मीटिंग भी की है। उस पर फेमा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शुभंकर दत्ता ने इंडिया न्यूज से बात की। फॉर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शुभंकर दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से हम फेडरेशन की बात करें, पटना में तो IMA ने FIR दर्ज करा दी, 7 तारीख का उनका FIR दर्ज हो गई रामकृष्ण यादव बाबा रामदेव पे। तो आगे की प्लानिंग क्या है आप लोग की? फेडरेशन ने अभी ऑल इंडिया में जितने RDS है, जूनियर डॉक्टर्स है, सबके साथ हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। और अभी इसी हफ्ते हम लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं जहाँ पे सारे जूनियर डॉक्टर्स, सारे एसोसिएशंस जितने लीडर्स हैं उनके, वो लोग रहेंगे। और हम लोग का एजेंडा यही है, वी विल बी डिसाइडिंग ऑन कि हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा। IMA ने, जैसे आपको पता है, 18 जून को एक नेशनल प्रोटेस्ट डे का ऐलान किया है। हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके में हम लोग IMA का साथ दे पाए, या किस तरीके से हम लोग रामदेव के खिलाफ अपना जो जंग है, और ये रामदेव के खिलाफ नहीं है, ये है हेल्थ केयर सिस्टम के जो हमारा गवर्नमेंट है इतना प्रचेष्टा कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगे, सब लोग कोविड से मुक्त हो जाए, इसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, रामकृष्ण यादव और बाकी जो लोग हैं जो ये साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा ये कैंपेन है। तो इस कैंपेन के जरिए आप क्या जो लड़ाई लड़ रहे हैं कहाँ तक आगे तक जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा? हम लोग यही चाहते हैं कि कल को कोई भी आके रैंडमली नेशनल मीडिया में, टेलीविजन पे आके ऐसा कुछ ना बोले, ताकि जो जनता है देश की, उनके मन में एक भ्रम क्रिएट हो कि हम लोग जो जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, वो लोग सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या, हम लोग जो वैक्सीन लगाने वाले हैं, वैक्सीन लगाए क्या, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब कोई अगर जाके रामदेव बाबा की जैसा, जिनका काफ़ी आउटरीच है, वो अगर जाके बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी डॉक्टर्स मर गए, हज़ारों डॉक्टर्स मर गए, कोई एविडेंस नहीं है, वो ऐसे ही बोलने के लिए बोले हैं। लेकिन ये सुन के काफ़ी लोग में ये भ्रम होता है कि शायद वैक्सीन काम नहीं करता, शायद वैक्सीन की वजह से मारे गए हैं लोग। तो ऐसे चीज़ों, हमारा जो देश की प्रचेष्टा है कोविड को मुक्त करने के लिए, उसके खिलाफ ये एक बहुत ही बड़ी अन्याय है। एंड इसको हम लोग कैसे एफेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग फिर से देश की जनता की हमारे ऊपर जो ट्रस्ट है वो गेन कर पाए, इसके लिए हमारा प्रचेष्टा है कि रामदेव जैसे लोग कुछ बोल ना पाए, कोई गैग ऑर्डर
या उन्होंने जितना अभी हार्म किया है देश को, उसके लिए उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट लागू हो जाए। डॉक्टर्स की फीलिंग हर्ट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे साथ जो पैनल बना हुआ है उससे लगातार हम बात कर रहे हैं। अब जब 18 जून को प्रदर्शन करने की बात आईएमए की तरफ से की जा रही है, डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपको लगता नहीं इस वक्त आप लोगों को बड़ा बन जाना चाहिए? क्या प्रदर्शन में लगना, डीफोकस हो जाएंगे कोरोना पेशेंट्स के इलाज से या अपनी ड्यूटी से? नहीं, बात सही कह रहे हैं कि अब तो कह रहे हैं ना बाबा रामदेव, अब तो वैक्सीन भी लगवाएंगे, सर्जरी में, इमरजेंसी में एलोपैथ सर्वश्रेष्ठ है, बता रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कई चैनल्स में कहा है कि वी आर गिविंग ओवर इम्पोर्टेंस, ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत है इस समय। देखिए, एक तो बातें हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जब मैं नया यहाँ पे दिल्ली में आया, मैं फ्रांस में काम करता था, तो हमने देखा उस समय भी योगा गुरु के रूप में काफी पॉपुलर थे। शुरुआत की 2000 के दशक की बात है जी। अब उस समय क्या होता था कि हमारे पेशेंट आते थे और हमने जो दवाई लिखी, कार्डियोलॉजिस्ट, मैं अकेले नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा कार्डियोलॉजी ग्रुप, वो उनके कैंप पे जाते थे, कहते थे वो दवा बंद कर दो और ये दवा खाओ, चाहे बाईपास हो चुकी हो, एंजियोप्लास्टी। इससे बड़ा नुकसान हुआ। हमने फिर बात किया उनके लोगों से, उन्होंने कहा कि हमारी दवाइयां बंद मत करिए। अगर एंजियोप्लास्टी करने के बाद हम आपको उसको एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ सेविंग होती है, उसको बंद करने से स्टेंट बंद हो सकता है या बाईपास की दिक्कत आ सकती है। तो ये बातें उन्होंने चेंज करा उन्होंने, यानी कि ही इज अमेनेबल टू चेंजेस। ये बात पक्की बात है, वो अगर मनाया जाता है तो मान जाते हैं बात। पहली बात। दूसरी बात है कि अब ये फेडरेशन का काम है कि उनके कागज झंडे दिखाए जाए, सब की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे नहीं लगती कि क्योंकि इस समय हमको कोरोना से लड़ाई करनी है। हमें अभी नई वैक्सीन बनानी है, हमें वैक्सीन का अभी बहुत से काम है करने को, क्यों विरोध में अपना वक्त भी जाया करना और क्यों उन कोरोना पेशेंट्स को जिनको डॉक्टर्स की जरूरत है वहां से डीफोकस होना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर अभय नारायण तिवारी और गौरव मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि डॉक्टर विवेक गुप्ता कह भी रहे थे कि अच्छे दोस्त हैं उनके बाबा रामदेव, उनसे बात भी करेंगे ताकि बड़बोलेपन में उलझुल बयान ना दे, जिससे कि देश का ही नहीं दुनिया में एक बड़ा तबका है जो उनका सम्मान करता है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान दीजिए, आपको सम्मान खुद ब खुद मिलेगा। एक ब्रेक का वक्त है।